Hare Krishna. So in this particular video, we are going to discuss about lots of problems regarding center of mass and conservation of linear momentum. So basically दो types of problems पूछता है. पहला problem पूछता है जिसमें हमको ये दिया हुआ रहता है कि सिस्टम का center of mass is initially at rest and there is no net external force acting on the system. So if no net external force acts on the system, if no net external force acts on the system, ध्यान से देखो, if no net external force acts on the system, F net को हम लिखते हैं dp by dt. तो अगर ये चीज जीरो है, this implies that P must be what? P must be constant. तो अगर पहले से रेस्ट पे था तो अभी भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे ही रहेगा. और अगर पहले से कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, सो एक्सटर्नल फोर्स चूंकि नहीं लग रहा है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन. और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि इफ एफ नेट इज जीरो, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एज इट इज. मतलब जहां पे वो पहले से रखा हुआ था, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था, बॉडीज जहां कहीं भी हो, पर पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जहां पे पहले से रखा हुआ था, वहां अभी भी वही रहेगा. एग्जैक्टली, इट वोंट चेंज. ठीक है, तो दिस टू एप्लीकेशंस आर देयर. तो अगर जब ये पहला कब यूज करना है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, सिग्मा एम आई एक्स आई बाई सिग्मा एम, ये कब यूज करना है? ये तब यूज करना है अगर हमको पोजीशन पूछे किसी एक बॉडी का. हमको बोले कि बॉडीज ऐसे करके डिस्प्लेस हुए हैं, सिस्टम ऐसे, सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं दे गेट डिस्प्लेस्ड इन सम पर्टिकुलर फैशन, एंड वी सी दैट, अगर हम देख रहे हैं दैट देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स. सो इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, center of mass of the body will not change. Center of mass of the body will not change. इसका मतलब एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो, dx सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 dx1 plus m2 dx2 plus so on by m1 plus m2 plus so on. अब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, अगर पहले से रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ये चीज जीरो होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ का न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? LHS जीरो तो RHS भी जीरो. RHS जीरो का मतलब ये सिग्मा MI और DXI शुड बी जीरो. इसका मतलब हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट? सिग्मा MX जीरो. DX के बदले DX दिखने में अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई हम उसको क्या लिखते हैं? X. अब ध्यान से देखो, ये हमको अप्लाई करना है. कब अप्लाई करना है? जब हमको पूछे कि एक सिस्टम है जिसमें कुछ बॉडीज को डिस्प्लेस करा दिए हम, एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का फाइनल पोजीशन क्या होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करते हैं? ये चीज कि सिग्मा MX जीरो होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये आता है डिराइव होकर. अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते टाइम कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि ये x क्या है? दिस x इज चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ, सपोज यहाँ पे MI लिखा, सो चेंज, सो XI क्या है? चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ MI. मतलब सपोज M1 है x1, M2 x2, इस टाइप से है, तो x1 क्या है? चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ M1, है ना? ये क्या है? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन. x1 क्या है? चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ M1, x2 इज चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ M2. सब का सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाता है. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. These all are written with respect to ground. Make sure that you take care of this fact. ये सब का सब कहाँ से लिखा जाता है? With respect to ground. So this is one very very important fact that आपको ध्यान में रखना है. तो एक तरह का क्वेश्चन हम ये देखेंगे, और दूसरा तरह का क्वेश्चन, अगर हमको यही चीज बोला जाए कि एक्सटर्नल फोर्स हमको अभी भी पिक्चर में नहीं दिख रहा, सपोज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और आप देख रहे हैं कि अंदर के जो बॉडीज हैं दोज आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, और कोई एक बॉडी कुछ तो कर दिया, उसका वेलोसिटी चेंज किया, सो अकॉर्डिंगली अदर वेलोसिटीज शुड आल्सो चेंज, क्योंकि मोमेंटम हैज टू रिमेन कांस्टेंट. मान लो एक सिस्टम में दो बॉडीज है और ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अकॉर्डिंगली दिस शुड आल्सो चेंज इट्स वेलोसिटी इन सच अ वे दैट सिस्टम का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कई सारे बॉडीज है एक सिस्टम में, कोई 5-6 बॉडीज मान लो अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो कोई किसी एक का क्या होगा वेलोसिटी? उस केस में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्यों कहते हैं? स्टाइल मारने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बोल की भी एक चीज होता है जो रोटेशनल में आएगा.
एंगुलर मोमेंटम बोल के रोटेशनल में आएगा, यहाँ पे क्या दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल से ही आज सारे के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सो विल स्टार्ट क्विकली विद दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। जस्ट मेक श्योर हर केस में ये तभी अप्लाई करना जब एक्सटर्नल फोर्स ना रहे। मैं हर केस में आपको ये पॉइंट हिट करके याद दिलाते रहूंगा, आप टेंशन ना लें। चलो, तो ऑलरेडी लाइव क्लास में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है डिस्कस किए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। So lots of numericals will do. All of you can start copying these questions. So here is one person and here is another person. इसका मास हम मान लेते हैं 80 kg and mass of this fellow is 60 kg. This is a plank which is kept on ice. This is a plank which is kept on ice and it has a length of 10 meter. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे mu is 0. ऐसा दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है, या तो बोट पे रख लेगा और बोलेगा वाटर है नीचे, तो आपको समझ जाना है फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा चीज बोल सकता है प्लैंक है और यहाँ पे आइस है, फ्रिक्शन नहीं है। एसेंशियली फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बोलता है बोथ मीट एट द सेंटर। सेंटर कहाँ का? प्लैंक का। बोथ मीट एट द सेंटर, आपको बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, फिर मैं बताऊंगा। मैं बस क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। और अब देखो, वो एक वेराइटी जब ले ही लिया आइस और प्लैंक वाला, तो दूसरा वेराइटी बोट का ले लेते हैं। Say for example, this is a boat and this is water. This boat is kept in water. ठीक है, and let us say again the length of the boat is same 10 meters, and here is a person. This person has a mass of 80 kg, and at the center there is another person of mass 50 kg, A and B. ठीक है, so this is the initial सिचुएशन। बोट इज एट रेस्ट, एवरीथिंग वहां भी रेस्ट पे था। आपको बोला ए गोज टू सेंटर, ए गोज टू सेंटर, बी गोज टू लेफ्ट एंड, सॉरी बी गोज टू द राइट एंड ऑफ द बोट, बी गोज टू द राइट एंड ऑफ द बोट। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना होगा। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, आपको बताना है। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखना जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपको मैंने लाइव क्लास में बताया था ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस। आप अच्छे से अगर फिगर बनाओ तो पता पड़ जाएगा आपको कैसे करके कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे पीछे। उस सॉल्यूशन पे आने से पहले कुछ कुछ चीज हम देखते हैं कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, 80 kg अपना पोजीशन चेंज किया, राइट, 60 kg अपना पोजीशन चेंज किया, तो अगर ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या इस सिस्टम पे? इस तीनों बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको सिस्टम पकड़ लें, लेट अस टेक दिस थिंग एज अ सिस्टम, तो इस पे वेट एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और नॉर्मल एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स है। ट्रू और फॉल्स? वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली कैंसल आउट हो जा रहा है। देखो, इसका जो वेट है ना 800 न्यूटन, नीचे लग रहा है 600। यहाँ मतलब इस सिस्टम पे टोटल वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा है? आई एम सॉरी, 80 + 20 100 और ये 160। इस पे जो वर्टिकल नीचे लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? m × g लग रहा है, राइट? और सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। एक्चुअली देयर इज नो नेट वर्टिकल फोर्स ऑल्सो। इस पर्टिकुलर केस में वर्टिकल फोर्सेस भी नहीं है, नेट, क्योंकि नॉर्मल और वेट बैलेंस कर दे रहे हैं सिस्टम के फोर्सेस को, और हॉरिजॉन्टल भी कोई फोर्सेस नहीं है। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कंसेप्चुअली आप क्लैरिटी रहे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें नेट फोर्स आएगा इसके अलोंग, तो कंजर्व नहीं करा पाएंगे। इसके अलोंग किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग भी कंजर्व करा सकते हैं। अगर मान लो दो एक्सिस है, ध्यान सुनो, ये पॉइंट मैं क्यों बार बार मेंशन करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेंशन करना ये चीज, कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्सेस 0 है तो मोमेंटम अलोंग एक्स विल बी कंजर्व। समझ आ रहा है? अगर y के अलोंग 0 है तो मोमेंटम अलोंग y विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर x के अलोंग है पर y के अलोंग नहीं है तो y के अलोंग कंजर्व नहीं कर सकते आप, y के अलोंग कंजर्व नहीं कर सकते। किसी एक एक्सिस जिसके अलोंग 0 है कंजर्व कर सकते हैं। बस यही पर्पस था बताने का मेरा। अब यहाँ पे तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो 0 है, हम क्लियरली दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था
फाइनली सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमको फटाक से एक फॉर्मूला याद आया कि हम क्या करते हैं, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो हम क्या कर लेते हैं फटाक से, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0, सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ध्यान से देखो, 80 kg अगर इधर चले, सेंटर पे मिलना है दोनों को, दोनों कहाँ चाहते हैं, बोर्ड के सेंटर में मिलना है। ध्यान सुनो, बस एक प्रॉब्लम ढंग से समझ लो, बाकी सारा खुद से कर सकते हैं आप। 60 kg भी चाहता है सेंटर पे मिले, पर जब तक ये सेंटर पे आएगा बोट क्या होगा, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये भारी है। दिस पर्सन इज हेवियर, ही विल पुल द बोट टुवर्ड्स हिमसेल्फ। से फॉर एग्जांपल दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बोट, सो बोट गॉट डिस्प्लेस्ड बाय x। अब कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे सुनो, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से देखना। 80 kg अगर बोट नहीं मूव करता तो 80 kg कितना चलता, अगर बोट मूव नहीं करता तो 80 kg कितना चलता, यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज 5 मीटर। 80 kg 5 मीटर चलता, पर बोट ही पीछे x चला गया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरे को x लिखना है। तो जो ग्राउंड पे रह के आदमी देखेगा, इसके लिए ये आदमी A कितना डिस्टेंस चला, 5 माइनस एक्स। 5 तो चलता अगर बोट वहीं है, तो अगर बोट नहीं हिल रहा है तो 5 चल लेता, और बोट ही अगर पीछे चल जाए तो 5 माइनस एक्स चला विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनो, ये जो तरीका मैं समझाया यही आपको सारे क्वेश्चंस में करना है, क्योंकि ज्योमेट्री कहीं कहीं बहुत टफ हो जाएगा करना। सो देयरफॉर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज फॉर एवरीबॉडी, इमेजिन करो कि अगर वो जो प्लेटफॉर्म है जिस पे रखा हुआ है, आगे कहीं भी अजीब अजीब क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जिस प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे हैं उसको बिना हिलाए बॉडी को चला लो उसके ऊपर, जितना चलाना है, और फिर प्लेटफॉर्म को पीछे घसकाओ और देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बॉडी को कितना चलना है। ऐसे दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रादर देन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसी तरह से अगर 60 kg का बात करें तो 60 kg को कितना चलना था, 60 kg को चलना था 5 मीटर, राइट, सेंटर पे मिलना है तो 5 मीटर, पर यही घसक जाएगा अगर x से, तो 60 kg को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चलना पड़ेगा, 5 प्लस x, और ये आगे चल रहा है कि पीछे, पीछे, तो माइनस 60 इंटू 5 प्लस एक्स, ठीक है, पीछे जा रहा है तो माइनस 60 इंटू 5 प्लस एक्स। 20 kg कितना घसका पीछे के तरफ, माइनस 20x इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व कर लेंगे फटाक से, 20 से कैंसिल हो जा रहा है ये, 24 3, तो ये क्या जा रहा है 20 माइनस 4x माइनस 15 माइनस 3x माइनस x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जा रहा है माइनस 8x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू 5/8, ठीक है आंसर। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या सिखाया आपको, सिखाया बेसिकली वही कि आप क्या करो, पहले इमेजिन करो कि उसको घसका लो विदाउट शिफ्टिंग द प्लेटफॉर्म, और फिर प्लेटफॉर्म के शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली बॉडी का शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ए गोज टू द सेंटर, बी गोज टुवर्ड्स द राइट एंड। नेचुरल सा बात है, बोर्ड तो पीछे ही घसकेगा, मान लेते हैं बोर्ड पीछे एक्स घसका। अब एक बात बताओ, ए को कितना चलना था, व्हाट डिस्टेंस ए वुड हैव कवर्ड, ए को चलना था 5, करेक्ट, पर बोर्ड पीछे घसक गया एक्स, तो ये कितना चला 80, मतलब यहां भी क्वेश्चन वही है, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे हम, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 लगा लेंगे तो 80 कितना आगे चला 5 माइनस एक्स, ये कितना चला आगे, देखो इसको कितना चलना था यहां से लेकर के राइट एंड, ये सेंटर पे लोकेटेड है, दिया था कि नहीं, मैं नहीं दिया था, तो ध्यान देना ये सेंटर पे लोकेटेड था, यहां से इसको राइट चलना था कितना 5, पर बोट ही पीछे आ गया x, तो चलेगा 5 माइनस एक्स, और वो भी राइट चला तो प्लस, तो प्लस 50 इंटू 5 माइनस एक्स, और बोट का जहां तक बात है, बोट का मास नहीं दिया क्या, बोट का मास नहीं दिया तो छोड़ दो हटाओ, तो दिस मच शुड बी इक्वल टू 0। बोट का मास अगर दे देता तो वहां पे क्या कर देते, माइनस बोट का मास इंटू एक्स, अगर बोट का मास सपोज 20 kg दिया होता तो माइनस 20x इक्वल टू 0 कर देते, पर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही पे छोड़ देंगे, तो 400 प्लस माइनस 80x माइनस 50x, x का वैल्यू आ गया
65/13। अच्छा आंसर आया 5। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट। -80 -50 -130। एक्स का वैल्यू आ रहा है 5 मीटर। 5 मीटर पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम जो भी रहता है उसमें वो क्या इमेजिन करना है, फिर से बता रहा हूँ कि और भी आएगा प्रॉब्लम ऐसा। फिर से बता रहा हूँ, आप चुपचाप चला लो उसको वहां और प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ शिफ्ट करो। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा 2 प्रॉब्लम कराया। और देखो ऐसा करके पूछता है कभी कभी दैट ये एक ट्राइंगुलर वेज है, कंसिडर दिस इज 4 मीटर, हेयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड इसका हम m ले लेते हैं, जब मास ले लेते हैं, इसका 1 kg एंड इसका 4 kg। ठीक है, अब आपको बोला कि टेक दिस एंगल टू बी, एंगल इज नॉट नीडेड, आपको बोला बट एंगल इज गिवन थीटा, से थीटा इज गिवन। अब आपको बोला ब्लॉक ए स्टार्ट्स टू स्लिप, दिस इज फ्रिक्शनलेस, this is also frictionless, everything is frictionless, this starts to slip, so question बोला find the displacement of wedge by the time this m reaches to the end। क्वेश्चन आप खुद से लिखो, मैंने लिख रहा, find the displacement of 4 kg wedge by the time 1 kg reaches the bottom of the wedge। तो फाइनल फिगर कैसा होगा अगर आप ध्यान से देखें, फाइनल फिगर कैसा होगा, वो यहाँ पे आ चुका होगा ऐसे करके, राइट, यहाँ पे ऐसे, तो ये 1 kg यहाँ पे आ गया, 4 kg यहाँ पे आ गया। अब फिर से अगर आप ध्यान दो तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, एनएलएम से करेंगे तो हमारा जान प्राण निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो, s = ut + ½ at² कर सकते हैं, पर इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ बैठ के स्यूडो फोर्स लगेगा, इसका तो प्रॉब्लम आएगा अपने को निकालने में। देयर इज अ इजियर वे एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास, है ना। अगर आप ध्यान से देखें इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहा। देखो 4 kg 1 kg में फोर्स लगा रहा है, पर वो विद इन द सिस्टम है, इंटरनल फोर्स है। 1 kg 4 kg में फोर्स लगा रहा है, दैट इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल 1 kg और 4 kg पे कोई हॉरिजॉन्टल कोई भी हॉरिजॉन्टली नहीं लगा रहा। सो देयरफॉर fx इज 0। ओके, क्या सिग्मा fy 0 है, थोड़ा सोच के बताओ। y के अलॉन्ग क्या फोर्सेस 0 है, y के अलॉन्ग फोर्सेस 0 नहीं है। इस केस में ये मतलब ये केसेस में fy भी 0 था, पर इस केस में fy 0 नहीं है, दिस इज नॉट 0, दिस इज रॉन्ग। अब आप सोचो क्यों, ठीक है, आप खुद से सोचो क्यों, आपको पता पड़ेगा। क्योंकि देखना सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, ये 1 kg और 4 kg, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, मतलब 1 kg तो नीचे आ रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अलग ही रहा होगा, वेट इसका वेट थोड़ी बैलेंस कर रहा है कोई। सो देयरफॉर द ओनली फोर्स इज नॉर्मल, और नीचे की तरफ वेट लग रहा है 1 + 4 × 10 दैट इज 50 न्यूटन नीचे, पर नॉर्मल 50 न्यूटन नहीं लग रहा, उससे कम लग रहा है। सो देयरफॉर सिग्मा fy 0 नहीं है, इसके अलावा मोमेंटम कंजर्व है भी नहीं और कर भी नहीं सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। एनीवे, अपने को इससे मतलब नहीं है, पर कॉन्सेप्ट है वो। अब ध्यान से देखो, ये 1 kg नीचे आ गया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा, इसका यूज करके हम इसका शिफ्ट निकाल सकते हैं, इसका यूज करके हम इसका शिफ्ट निकाल सकते हैं। मानते हैं इसका शिफ्ट है x, ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर रहा तो सिग्मा mx तो 0 होगा, सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट नहीं कर रहा सिग्मा mx 0 होगा। तो अब ध्यान से देख, 1 कितना शिफ्ट किया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 कितना शिफ्ट करेगा। तो अगर प्लैंक नहीं चलता तो 1 kg हॉराइजॉन्टली कितना मूव करता, इसके अलोंग मूव करने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो करा रहा हूं सिग्मा mx, इसके अलोंग फोर्सेस 0 है ना, x एक्सिस के अलोंग, तो x के अलोंग का ही शिफ्ट लिखेंगे, सिग्मा mx 0 करेंगे, x के अलोंग का शिफ्ट लिखेंगे, ध्यान रखना। अब शिफ्ट लिखना है 1 kg का, क्या प्रोसेस समझाए थे कि आप क्या करो, इमेजिन करो वेज मूव नहीं कर रहा फिलहाल, और 1 kg को यहां तक लेकर के आओ, कितना शिफ्ट हुआ, +4, पर प्लैंक ही पीछे घसक गया x, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1 kg का शिफ्ट कितना हुआ, 4 राइट, और प्लैंक ही पीछे घसक गया x, तो ग्राउंड से अगर देखा जाए तो इसका शिफ्ट होगा 4 - x। अच्छा, इसका ये तो पीछे गया x से, तो सीधे -4x = 0। यहां से क्या आंसर आ गया, 4 = 5x, x = 0.8 मीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको,
जो डेटा ओरिएंटेड नहीं रहेगा, वेरिएबल्स वाला करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वेरिएबल्स वाला, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर मैं आपको देता हूँ। कितना क्वेश्चन हो गया? 3। सपोज फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वेरिएशन है। ये मान लो h दे दिया और ये थीटा दे दिया, इसका मास m और इसका मास n। यहां से रिलीज किए। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M बाय द टाइम स्मॉल m रीचेस द बॉटम ऑफ द वेज। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m व्हेन m रीचेस बॉटम। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज अंदर में ऐसा करके, ये एक हॉलो स्फेयर है, इसके अंदर में एक और स्फेयर है r रेडियस का, स्मॉल r, और इसका रेडियस मैं कहता हूं कैपिटल R। स्मूथ फ्लोर पे रख दिए हैं। अगेन दिस इज रिलीज्ड, दिस इज रिलीज्ड। क्वेश्चन बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ r, मतलब बड़ा वाला रेट। फाइंड, इसको मान लो a, इसको मान लो b। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ a when b reaches opposite end। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ a when b reaches opposite end, मतलब यहाँ जब यहाँ पहुंच जाए तो आपको बताना है कि a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो ना, ये सारा क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या एक और वैरायटी कर सकता है, वो ये कर सकता है, ध्यान सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को लेके बात किया, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है बिल्कुल कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेगा और आपको बोलेगा ऐसा करके एक प्लैंक है। आपको क्वेश्चन में क्या देगा मैं दिखा रहा हूँ, और ये तो मैं पहले डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन में देगा कि ए इज एट 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, B is at 20 meter from origin, B is at 20 meter from or A is at 10 meter from origin on left end of boat, and B is at 20 meter from origin on right end of boat, on right end of boat। ठीक है, बोट का भी मास दे दिया है, ए का मास दे दिया सपोज 80 kg, बी का मास दे दिया सपोज 60 kg, बोट का मास दे दिया सपोज 20 kg। सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, सिर्फ इतना दिया, कोऑर्डिनेट दिया ए का और कोऑर्डिनेट दे दिया बी का। ठीक है, अब आपको बोला ए एंड बी मीट एट सेंटर ऑफ बोट, ए एंड बी मीट एट सेंटर ऑफ बोट, फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस फाइनली। अगर आपको बोला फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस फाइनली, तो क्या करेंगे? अगर आप अब ये फिगर में नहीं देगा, फिगर में सिर्फ इतना देगा आपको, तो आपको फटाक से ड्रॉ कर लेना है फिगर। अगर आप ढंग से देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम फटाक से बनाना। और क्या, ए इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ए इज एट 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, बी, और ये लेफ्ट एंड पे है प्लैंक का दिया हुआ है, और उसके 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन राइट एंड ऑफ बोट। बोट बोलो, प्लैंक बोलो, जो बोलो, प्लैंक लिख देता हूँ, प्लैंक बना दिया मैं। अब यहां से 20 मीटर पे बी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपको लेंथ ऑफ द बोट ऑटोमेटिकली मिल गया, लेंथ ऑफ द बोट मिल गया, और इसका मास दे देगा, से फॉर एग्जांपल 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में 80, इसका मास 60, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया। पर अब पूछा क्या है? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस, मेरे फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक फाइनली। तो क्या करेंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला वैसे ही लगाना है आपको, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0। शिफ्ट ही निकालना है आपको, क्योंकि जहां भी सेंटर ऑफ मास है वहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास, वो तो चेंज नहीं करेगा। तो हम शिफ्ट निकाल लेते हैं, किसका? प्लैंक का। जब ये दोनों बीच में आके मिलेंगे तो प्लैंक घसकेगा कुछ, वो एक्स तो हम निकाल लेते ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में। अब वो एक्स जब पता चल गया, तो अभी कोऑर्डिनेट कितना है? 30/2, 15। अभी कोऑर्डिनेट कितना है? 15। और जितना भी पीछे शिफ्ट किया, मान लो पीछे शिफ्ट किया s, तो फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 15 माइनस s, वो शिफ्ट जो हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे करके क्या कर सकता है? बस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर देगा क्वेश्चन में, तो आपको दिमाग लगाना है, मतलब हिंट दे दिया था, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो यहाँ भी वैसा ही दे सकता था, कोऑर्डिनेट्स दे सकता है, इसका कोऑर्डिनेट्स, और बोलेगा फाइंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन, या फाइंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन व्हेन दिस रीचेस द ऑपोजिट एंड। ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक,
These are all questions just for the sake of practice. Just quickly go on solving. यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला रेडियस में दे देता हूँ आपको, ध्यान से सॉल्व करना। ये वाला रेडियस दे रहा हूँ r, इनर रेडियस है r और इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं m और इसका मास ले लेते हैं m। स्मूथ है सब कुछ, सारा सरफेसेस आर स्मूथ। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जर्क देते हैं और यू हैव टू फाइंड द coordinates of m find the coordinates of m when m reaches bottom, when m reaches bottom, ठीक है। फटाक से ट्राई करें आप लोग, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 से फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक लंबा ये है, रॉड है, स्मूथ रॉड, स्मूथ है, और यहाँ पे ऐसा करके इट इज अ रिंग, और यहाँ पे एक मास है, इसका मास हम मान लेते हैं 1 kg और इसका मास मान लेते हैं 2 kg, ठीक है। हाँ 1 kg और मान लेते हैं 2 kg। यहाँ से हम इसको रिलीज किए, रिलीज्ड। अब क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग। डिस्प्लेसमेंट बोल के अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करो कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है। फाइंड एक्स ऑफ रिंग when 2 kg becomes horizontal, when 2 kg becomes horizontal। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फाइंड x when 2 kg makes 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक बार ट्राई करो खुद से, ये सारा क्वेश्चन ट्राई करो फटाक से और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे। तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पूछा, इस केस में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या करेंगे, सिग्मा mx इक्वल्स टू 0। और हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो कंजर्व नहीं कर पाते थे, तो फ्रिक्शन नहीं है, ये नीचे आएगा। अब ध्यान दो, ये जब नीचे आएगा तो ये पीछे खसका, मान लो ये डिस्प्लेस किया पीछे x से, तो ये m का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, m इंटू, ये तो राइट साइड आ रहा है कितना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेंथ कितना आएगा, ये है सपोज y, तो h बाई वाई इक्वल्स टू tan थीटा, तो y क्या आ गया, h cot थीटा। तो ये कितना चलेगा, h cot थीटा चलता, पर x पीछे शिफ्ट हो गया यही, तो कितना चलेगा, h cot थीटा माइनस x, यही पीछे x शिफ्ट हो गया, ये m का राइट साइड शिफ्ट है। कैपिटल M कितना चलेगा, माइनस mx, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, mh cot थीटा बाई m प्लस m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा ध्यान दो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को। अगर हम ध्यान से देखें, ये जब यहां पे आ जाएगा तो एक काम करते हैं, इसको हम पीछे x घसका लेते हैं, ये सब स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं, हर जगह क्या है, स्मूथ है। तो ये पीछे आ जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, मान लेते हैं x से पीछे आया, तो हम तो इसको चला लेते हैं चुपचाप, यहाँ r तक हम चला लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये x शिफ्ट नहीं करता, ये बड़ा वाला अगर x पीछे शिफ्ट नहीं करता, तो ये छोटू यहां से जो यहाँ आया कितना आ गया था, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, टोटल 2r माइनस 2r, 2r माइनस 2r क्या है, ये 2 कैपिटल R है ना पूरा डायमीटर, और ये R और ये R, इतना शिफ्ट करता, अगर ये मूव नहीं करता, पर 2r माइनस 2r ये आता, उतने में ये x पीछे घसक गया, तो ये कितना आगे आएगा नेट। इसका मास नहीं दिया था क्या, अच्छा इसका मास m और इसका मास m ले लीजिए आप, m 2r माइनस 2r चलता, साथ ही x पीछे भी घसक गया वो, तो नेट इतना ही, ये m मूव करेगा आगे और ये बड़ा वाला m पीछे शिफ्ट करेगा, तो लिख देंगे सीधे माइनस mx इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का जो भी वैल्यू आएगा कितना आ रहा है, 2mr माइनस 2r, नहीं 2mr माइनस r बाई m प्लस m, इतना शिफ्ट किया,
ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना बस सिक्स्थ वाला। पहले हम क्या करते हैं कि इसको तो शिफ्ट नहीं, अब देखो फिर से वही बात है, इस तरफ फोर्सेस लग रहे हैं वाई के अलॉन्ग, पर इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये पीछे शिफ्ट करेगा ऑब्वियसली एक्स से। अच्छा हम मानते हैं ये नीचे आ गया, तो ये जब नीचे आ गया तो पहले इसको नीचे ले आते हैं, फिर इसको पीछे घसकाएंगे, तब से वही करते आ रहे हैं। तो इसका जो सेंटर है, ध्यान से देखना, इसका सेंटर यहां पे आ गया, तो इसका सेंटर में आगे की तरफ कितना मूवमेंट हुआ, सिग्मा एम एक्स जीरो करना है, तो एम इंटू कितना चलेगा, देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर चलता, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर चलता, पर ये एक्स पीछे घसक गया, तो उतना स्मॉल एम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, और कैपिटल एम तो पीछे घस का ही एक्स, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, देखो एम आर प्लस आर बाई एम प्लस एम इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है, तो छोटा छोटा ध्यान देना वहां रेडियस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। 1 kg है और यहाँ पे 2 kg है, फाइंड एक्स व्हेन रिंग, फाइंड एक्स ऑफ रिंग, ओके, कोऑर्डिनेट पूछा है, व्हेन 2 kg बिकम्स हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी, व्हेन 2 kg बिकम्स वर्टिकल, एक बार नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए, आई एम वेरी सॉरी। फाइंड एक्स ऑफ रिंग व्हेन 2 kg बिकम्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो पहले से। तो 7 का पहला वाला देखो, मान लो ये था इनिशियल पोजीशन ऐसा, फाइनल पोजीशन में क्या होगा, अगर आप इसको छोड़ेंगे ना, देखो ध्यान से, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसको टेंशन देगा और ये इसको टेंशन दे रहा होगा, तो ये जो टेंशन दे रहा होगा इसको अपोज करने के लिए तो कुछ नहीं है रिंग के पास, रिंग तो ऐसे ही और ये स्मूथ है, रिंग यहाँ पे खुला रखा हुआ है और यहाँ पे एक वायर जोड़ा हुआ था। अच्छा तुम लोग को समझ में आया ना, ये वायर कनेक्टेड है बीच में, पता नहीं क्वेश्चन चमका कि नहीं तुम लोग को, ये वायर कनेक्टेड है बीच में ऐसा करके, बीच में एक वायर कनेक्टेड है रे, तो छोड़ेंगे जब इसको तो वो रिंग पीछे से आएगा ऐसे करके, घसकेगा पीछे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से ट्राई कर लो, रिंग पीछे की तरफ आएगा ऐसे करके। ठीक है, क्यों पीछे आएगा, क्योंकि टेंशन लग रहा है इसको इस डायरेक्शन में। तो जो फाइनल फिगर होगा वो कैसा दिखेगा, देखो जब वर्टिकल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, हाँ, तो इसका मतलब रिंग परफेक्टली ऐसे रहेगा वर्टिकल, और ये जो मास है वो परफेक्टली नीचे आ गया, तो ये 1 kg और ये 2 kg, ये 1 kg और ये 2 kg। ठीक है, ये है फाइनल फिगर, ये था इनिशियल फिगर। ओके, अब क्या करें, देखो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम पे, नहीं, वर्टिकल के अलॉन्ग तो लग ही रहा है mg इस पे, जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा, इसके अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम कंजर्व है इसके अलॉन्ग, वो तो है ही, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां भी था वहीं रहेगा और चेंज नहीं हुआ, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देख, मानते हैं कि ये 1 kg एक्स पीछे इधर आया और इसका लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, हे भगवान क्वेश्चन का कांड हो गया, इसका लेंथ ले लो यार तुम लोग, 4 मीटर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसका 1 kg 2 kg 4 मीटर और छोड़े, फाइंड एक्स व्हेन, हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा ठीक है। हाँ तो जब ये यहाँ पे आ गया तो 1 kg कितना घसका, 1 इंटू एक्स, और ये 2 kg पीछे की तरफ कितना घसका, -2 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अरे ये अगर x है तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, आई एम सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा कांड कर दिया मैं, तो यहाँ से खैर आंसर कितना आ रहा है, देखो x माइनस 2 एक्सिस माइनस एक्स, उधर भेज दो, यहाँ सब ठीक है ना, 2 इंटू 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 8 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 8/3। ओके, 8/3 आगे की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, वैसा करके कर सकते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, अब अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, आई एम वेरी सॉरी उल्टा सीधा कुछ लिख दिया था मैं, वेरी सॉरी फॉर दैट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप एक बार, ठीक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से ठीक से, वो क्वेश्चन है पूरा है कंप्लीट। सो नाउ इफ यू केयरफुली सी, when 2 kg makes 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये सही है, ये वर्टिकल नहीं है, विद 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब फिगर ध्यान से देखो, ये था इनिशियल और फाइनल कैसा होगा, ये था इनिशियल और फाइनल कुछ ऐसा होगा कि ये 37 डिग्री बना रहा है, तो ये पूछा है आपसे x।
ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो इसको यहाँ पे ही ले लेते हैं ताकि दिखने से एक जैसा ही लगे। अब एक बात समझते हैं हम कि मेरे को फिर से हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या लिखना है, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0 मेरे को लिखना है, तो मान लो ये 1 kg था और ये 2 kg दिया हुआ है। तो अगर फिर से वही काम करना है कि मेरे को पहले तो शिफ्ट लिखना है 1 kg का। 1 kg का शिफ्ट तो बहुत सिंपल है, 1 इंटू एक्स, वो लिख लो। जब 2 kg का बात करेंगे, 2 kg आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है? देखो 1 kg आगे आया है तो 2 kg को तो पीछे जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ये 1 इंटू एक्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो ये वाला क्वांटिटी को 100% नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं -2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं 2 kg विदाउट ये गिरा है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ रिंग का, वैसे ही मानते थे ना, इसको गिरा लो विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो यहां तक आया, और ये वाला फिगर भूल जाओ। तो बताओ जब ये यहां तक आएगा और ये 37 डिग्री है, तो कितना पीछे आया, कितना पीछे आया? ध्यान से देखो तो उसका लेंथ था ये 4 माइनस 4 cos 37, 4 माइनस 4 cos 37, नहीं समझ में आया? देख ऐसे करके था यहाँ पे, और ये हम माने 37 डिग्री चुपचाप यहाँ पे आके फिसल गया, ये यहाँ पे आ लिया नीचे चुपचाप ऐसे करके। तो कितना पीछे चला, ये कितना पीछे आया? अगर ये मूव नहीं करेगा तो ये कितना पीछे आएगा? 4 माइनस 4 cos 37, ये है 4, ये पूरा 4 है, राइट। 4, तो 4 इनिशियली माइनस 4 cos 37, ये दूरी इतना चलता, पर ये खुद आगे आ गया x, तो ये डिस्टेंस जो है वो चलता वो और घट गया, क्योंकि यही आगे आ गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम समझें कितना पीछे चलेगा, ये तो इतना पीछे आता ना, पर इसको आगे ही शिफ्ट करा दिया x से पूरा। ये तो आ जब रहा था पीछे, तो इतना पीछे नहीं आ पाया, यही x आगे घसक गया हॉरिजॉन्टली। तो ये पूरा सिस्टम को हमको हॉरिजॉन्टली आगे घसकाना है, कितने से? x से। तो मतलब रियलिटी में वो सिर्फ इतना चला ग्राउंड के रेस्पेक्ट से, अगर आप देखें तो। अरे वही बात हो गया ना, वो जो आदमी था पहले क्या करते थे, जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, देखो फिर से, ये मान लो आई से, ठीक है, सपोज आदमी को यहां तक जाना है, आदमी को यहां तक जाना है, पूरा लेंथ अगर एल है, तो आदमी यहां तक चला और बोट ही तो पीछे घसक गया। तो पहले क्या करते थे, आदमी को बिना घसकाए चलाओ एल, और फिर बोट को पीछे घसकाओ एक्स, तो आदमी कितना चला? जो आदमी का कंपोनेंट रहता था वो क्या होता था, एम इंटू एल माइनस एक्स, ऐसा करते थे ना। तो वैसे वही बोल रहा हूं, इसको एक्स घसकाए बिना इसको नीचे लाओ। देखो देखो आराम से समझो, उसको बिना घसकाए नीचे अगर हम लाएंगे, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको यहां तक, कि जो ये डिस्टेंस, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 माइनस 4 cos 37, इतना क्लियर है। अब यहां तक जब लाए, इफेक्टिवली एक्स के अलॉन्ग मेरे को करना है ना कंजर्व, तो मतलब एक्स के अलॉन्ग ये लिखना है ना, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहां तक आया। पर प्रॉब्लम है, यही तो घसक गया पूरा आगे एक्स से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं रहा होगा, ये तो मैंने माना कि ये रेस्ट पे है, पर यही तो आगे घसक गया, ऐसा रहा होगा। ये आगे आ रहा है पर ये भी आगे जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी आगे जाएगा ना उतना, इक्विवेलेंटली एक्स से, क्योंकि स्ट्रिंग को तो टाइट रहना है, तो जितना ये आगे आएगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टली चलेगा ना उधर एक्स से। तो इतना चलता, इतना पीछे आता, पर एक्स उधर घसक गया। इतना 4 माइनस 4 cos 37 इधर आना था, पर एक्स उधर ही घसक गया। और तो चला कितना ग्राउंड के अलॉन्ग, पीछे कितना आया? 4 माइनस 4 cos 37 माइनस एक्स, ठीक। अब ये इक्वल्स टू 0, अब इक्वेट करके जो भी आंसर आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। तो बेसिकली अपने को तरीका याद रखना कि पहले घसका लो आराम से, और फिर प्लेटफॉर्म को आगे लेकर के जाएं और चेक करें क्या होगा। x माइनस 8 प्लस 8 cos 37 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। 3x, गड़बड़ हो गया क्या? ठीक ही लग रहा है। -8 प्लस 8 cos 37 प्लस 2x, हाँ ठीक है। थ्री एक्स इक्वल्स टू 8/5, x इक्वल्स टू 8/15। आई होप सही है कैलकुलेशंस, 8/15, ठीक है। तो ये आया अपना किसका डिस्प्लेसमेंट, इसका, उसका पूछता तो निकाल लेते ये वाला इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे हमको सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का यूज लेना है, कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं होगा अगर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग नहीं लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा।
So this is a very important principle that we are supposed to use. और ये बार बार कह रहा हूँ, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार तो प्रॉब्लम देख के समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास का है, कई बार देख के समझ में नहीं भी आता है सेंटर ऑफ मास का। इसमें कराऊंगा आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस, तो देख के पता नहीं पड़ता कि सेंटर ऑफ मास का है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था वो खत्म हुआ यहाँ पे। तो अपने को क्लैरिटी रहना चाहिए कि अगर सिस्टम आपको दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा और इंटरनली बॉडी का कुछ पार्ट्स इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, एंड आपको पूछा है फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड दैट पर्टिकुलर बॉडी, क्या यूज करना है? सिग्मा mx इक्वल्स टू 0, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m। अभी तो पॉइंट बॉडीज बनाया था इसलिए आसान था। तो x क्या है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखो। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m, सिग्मा mx में, एंड x इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दीज आर टू थिंग्स, अच्छे से दिमाग में सेट करके ही ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और सिखा दिया कैसे करके करना है। पहले तो आप डिस्प्लेस करा लो नॉर्मली, और फिर प्लेटफॉर्म को घसकाओ अकॉर्डिंगली, और फिर चेक करो उस बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले क्या करो, ग्राउंड को पहले बॉडी को मूव करा लो आराम से, प्लेटफॉर्म बिना घसकाए, फिर प्लेटफॉर्म को शिफ्ट कर लो और देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो उठा के एक्स में रख दो। बॉडी अगर आगे जा रहा है तो एक्स को पॉजिटिव लेंगे, पीछे आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ये 2 3 4 5 चीज का ध्यान रखना है आपको, एंड बाकी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू ऑन योर ओन। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या था कि अगर आप देख रहे हैं कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपसे वेलोसिटी पूछा है। आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ सम पर्टिकुलर बॉडी। तो कौन सा आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर वेलोसिटी मेंशन्ड है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। ये क्लिक करना ही चाहिए दिमाग में। टफ प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से सॉल्व होता है इससे। पर स्टार्टिंग में कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए कैसे करके क्वेश्चंस करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कराना है, और लास्ट में कुछ विल टेक सम very nice problems जहाँ पे देखते हैं we can see the real applications of conservation of momentum. So first of all let us start with some classical problems. तो classical problems क्या है देखो, मतलब जो बहुत ही स्टैंडर्ड है। Suppose for example ऐसा करके a person is standing here, और मैं ये सारे वेरिएबल्स के टर्म में करूंगा। मैं जो भी क्वेश्चंस करूंगा, देखो इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो डेटा लेके किए थे, ये सारे क्वेश्चन वेरिएबल्स के टर्म में करूंगा, क्योंकि वेरिएबल्स अगर आप कर ले रहे हैं 100% डेटा भी पुट करके आप कर लेंगे। वेरिएबल्स में डील करेंगे। अब इसका मास मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं, अगेन प्लैंक एंड आइस या बोट वाटर जो भी। अब ध्यान से सुनना, मैन जम्प्स विथ स्पीड, ध्यान से देखना सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैन जम्प्स विथ स्पीड u with respect to ground, this is the first thing. Second thing, u with respect to plank before jumping. Man jumps with speed u with respect to, or man jumps with speed u with respect to plank। ठीक है, हाँ, man jumps with speed u with respect to ground, u with respect to plank speed before jumping, u with respect to plank speed after jumping. These are the 3 scenarios. और कोई सिनारियो पॉसिबल नहीं है, यही 3 सिनारियो में से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ऐसा कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम ढंग से समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, बाद के प्रॉब्लम्स आप खुद से भी कर सकते हैं। चलो देखो क्या बोला है। इनिशियली तो रेस्ट पे था सब कुछ, उसके बाद मैन डिसाइडेड टू जंप। नाउ एनालाइज क्या होगा, जब आदमी कूदेगा एक फोर्स लगा के, सपोज आप जब जंप लगाते हैं तो आपने देखा होगा बोट पीछे भागता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं हम। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मेरे पे या जो भी कूद रहा है उस पे फोर्स एक्सटर्नल इज 0, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, फोर्स तो लगेगा इस पे। फोर्स ऑन m इज 0, ट्रू। फोर्स एक्सटर्नल ऑन m, कैपिटल M इज 0, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स लगाएगा, ये आदमी फोर्स लगाएगा पीछे। फोर्स ऑन m प्लस m इज 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हॉरिजॉन्टली फोर्स 0 है। सो दिस पर्सन जंप्स विद अ स्पीड u। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और स्पीड का बात कर रहा है, मैन जंप्स विद स्पीड u, आपको क्वेश्चन बोला फाइंड स्पीड ऑफ प्लैंक। इन तीनों ही सिचुएशन में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ प्लैंक।
तब वो स्पीड पूछ रहा है और आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो दिमाग में फटाक से आइडिया आना चाहिए कि क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ, या आना ही चाहिए, क्योंकि टफ प्रॉब्लम में भी काम करेगा। सो देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कितना है? देखो m इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए बाद में डायरेक्टली जीरो लिख दूंगा ऐसे केसेस में। पर अभी देखो इनिशियल मोमेंटम जीरो था जब ये आदमी कूद गया। अब ध्यान देना, ये दोनों भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना हमेशा, ऑलवेज गड़बड़ नहीं करना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना सब कुछ, ठीक है। अब अगर फाइनल मोमेंटम का बात करें तो m का फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? m इंटू वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना दिया है पहला सिचुएशन में? u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्टली u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दे दिया, तो डायरेक्टली u पुट कर दिया, कोई टेंशन नहीं। इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। प्लस, अच्छा मेरे को पता है कि प्लैंक पीछे जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से सुनना, स्टार मार्क मार के लिख लेना। मेरे को कुछ कुछ केसेस में नहीं पता होता कि प्लैंक आगे जाता है कि पीछे जाएगा, मेरे को नहीं पता। सपोज ऑलवेज सेफ रहता है कि आप प्लस एम वी ही लिख लो। ये कैपिटल वी क्या है? प्लैंक का स्पीड। ये कैपिटल वी स्पीड ऑफ प्लैंक है। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी किसी केस में हो सकता है मेरे को कंफ्यूजन हो, तो मैं ये बता रहा हूं आपको, कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली प्लस ले सकते हो कि मैं मानता हूं कि भाई साहब प्लैंक का स्पीड है v मीटर पर सेकंड, इस तरफ मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, आप समझने में आपने डायरेक्शन उल्टा माना था। आप चाहे तो इसको माइनस एम भी लिख सकते हो, उसके से v का जो वैल्यू निकलेगा वो इस डायरेक्शन के अलावा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं आप। पर अगर आपको सेफली करना है तो आप यहाँ प्लस एम वी देके कर सकते हैं। v का वैल्यू इन द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑल्सो नो इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, कितना आएगा देख, डायरेक्ट, ज्यादा कुछ करना नहीं। पर क्या कंसेप्चुअली क्लियर है सब कुछ क्या हुआ है, क्या क्या सिखाया? फिर सुन, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टली जीरो है। दूसरा चीज, इक्वेशन लिखते टाइम यू शुड टेक केयर दैट दीज आर रिटन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड द थर्ड थिंग आई टॉट यू दैट अगर आपको वेलोसिटीज नहीं पता, आप सेफली वहां पे प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, व्हिच विल इंप्लाई दैट द बॉडी इज फाइनली गोइंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या है? He jumps, initially it was at rest, he jumps with a speed u with respect to Planck's speed before jumping. He jumps with speed u with respect to Planck's speed before jumping. So what is the Planck's speed before jumping? 0. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अरे है कि नहीं है? अगर आपको डाउट है मैथमेटिकली देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। मैथमेटिकली समझो नहीं, मैथमेटिकली तो दिख ही रहा है साफ साफ, मैथमेटिकली अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा बात है, पर आप इसको फिजिकली अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा, क्योंकि क्विक होगा, कैलकुलेशन दिमाग में सेट होता है अच्छे से। आप सोचो फॉर एग्जांपल, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए, वरना फील नहीं आएगा सही सही तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक आप तब करोगे ऐसे क्वेश्चन में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टफ टफ क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे एक बार पहले से भी जा रहा है, दो आदमी है यहाँ पे, सिस्टम जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, मूव कर रहा है, फिर ये आदमी कूदेगा, कुछ देर बाद दूसरा आदमी कूदेगा, बोलेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक, ऐसा पूछ सकता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बच्चों का वहां पे, क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रॉपरली एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करते हैं मोस्टली, तो इसीलिए ढंग से समझ ले एक बार। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन जा रहा है, इसके अंदर में मैं हूँ, ट्रेन का स्पीड है सपोज 40 मीटर पर सेकंड और हम अंदर भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, क्लियर है? मैं अंदर भाग रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन का स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। मैं बोला मेरा स्पीड कितना होगा, देख के ही बताओगे आप, देख के बताओ कितना होगा। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और आप भाग रहे हो 40 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन जा रहा है और आप अंदर भाग रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा स्पीड कितना है? देख के बोल पाऊंगा क्या? ये ऐसा पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? या देख के बोल सकता हूँ? देख के बोल सकता हूँ यार, एक तो ट्रेन खुद जा रहा है 40 से, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 40 and my velocity with respect to train is 10.
खुद ट्रेन जा रहा है 40 से और मेरा वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में खुद 10 है, तो 40 प्लस उसमें घुस के मेरा 10, तो 40 प्लस 10 दैट इज 50 डायरेक्ट। तो हर समय ऐसा रखने का जरूरत नहीं है। हालांकि आपको अगर उतना अच्छे से फीलिंग नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर आपको समझना है कि अगर ये फीलिंग नहीं आएगा आपको प्रॉपरली तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक 100% करोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो देयरफॉर मेक श्योर कि ये प्रॉपरली समझ में आपको कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक वेक्टोरियली। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। लॉजिकल है कि नहीं है? वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अब ध्यान से देख, तो आपको बोला u विथ रिस्पेक्ट टू, ये u क्या है जो आदमी कूदा, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड बिफोर जंपिंग। तो प्लैंक का स्पीड बिफोर जंपिंग तो 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया है u, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक तो 0 है इनिशियली, तो उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी स्पीड क्या हो जाएगा u, उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी स्पीड क्या हो जाएगा u। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम m इनटू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा हूं वो u। ये u छाप नहीं दिया उठा के यहां से, ध्यान देना, आई हैव नॉट कॉपी पेस्टेड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ, मैं पूरा लिखता हूं देखो, ये m है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो, ये मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है u, और ये खास बात है, प्लैंक u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड बिफोर जंपिंग, प्लैंक का स्पीड बिफोर जंपिंग यहां पे लिखना है, कितना था वो 0, ये ध्यान देना। मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया है ना u, मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया है ना u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड बिफोर जंपिंग दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बिफोर जंपिंग था 0, इस चीज का आपको ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। और ये प्लस mv इक्वल्स टू 0, यहां से शायद वही आंसर आ जाएगा, माइनस mu बाई m, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, आपको नहीं समझ में आएगा तो, प्रॉब्लम तो यही है, लाइव क्लास होता तो मैं समझ पाता। u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड आफ्टर जंपिंग, इसका इस लाइन का मतलब समझो पहले। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो प्लैंक पे खड़ा है, एकदम भूल जाओ पिछले पीछे जो पढ़ा है भूल जाओ, यहाँ ध्यान दो। सपोज मैं प्लैंक पे खड़ा हूं ऐसे करके, और मैं भी रेस्ट पे हूं और प्लैंक भी रेस्ट पे है, और मैं अब यहां से कूदा, तो जब मैं कूदा तो माई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज गिवन, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये दिया हुआ है, पर ये प्लैंक का कौन सा स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो दिया हुआ है, ये तो मेरे को दिया हुआ है u, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज दिया हुआ है, पर ये प्लैंक का कौन सा स्पीड है, मेरे कूदने से पहले वाला स्पीड है प्लैंक का, कि मेरे कूदने के बाद जो प्लैंक का स्पीड हुआ है उसके रिस्पेक्ट में u दिया है। समझ आ रहा है? देख, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो दिया हुआ है u, वो तो यहीं से देख के पता पड़ रहा है, u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है ना, पर ये प्लैंक का कौन सा स्पीड है, प्लैंक का तो 2 स्पीड है ना, एक जो मैं कूदने से पहले मेरा जो प्लैंक का स्पीड था वो था 0, उसके रिस्पेक्ट में मेरा स्पीड u दिया हुआ है, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक का मतलब कि मैं जब कूद गया तो प्लैंक का कुछ स्पीड रहा होगा v, क्या इस v के रेस्पेक्ट में मेरा स्पीड दिया हुआ है u, किसके रेस्पेक्ट में, कूदने से पहले वाले प्लैंक का स्पीड था 0 मीटर पर सेकंड, उसके रेस्पेक्ट में मेरा u दिया है, या कूदने के बाद जो इसका स्पीड था उसके रेस्पेक्ट में u दिया है। तो ये वाला केस था दूसरा वाला, और ये वाला है तीसरा वाला कि u विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग, प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग, u विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक आएगा, देखो मतलब सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अभी सिखाया ना वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक तो दिया है u, और प्लैंक का कौन सा स्पीड लेना है रे, प्लैंक आफ्टर जंपिंग उसका स्पीड मैं कहता हूं v,
प्लस v लिखा हूं, ध्यान दियो वेक्टोरियली, मैं मानता हूं कि प्लैंक उधर ही मूव कर रहा है v स्पीड से, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बार बार कहता हूं, नहीं समझ में आता सीधे प्लस v ले लो, आंसर नेगेटिव आएगा, आना रहेगा। तो आप चुपचाप प्लस v लिख लो, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक मैंने अज्यूम किया राइट साइड जा रहा है चुपचाप, ये v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे थर्ड केस में, u प्लस v, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है आदमी का स्पीड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देख, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द आदमी इनटू वेलोसिटी ऑफ आदमी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u प्लस v लिखेंगे अब, और उसका बोट के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ द बोट इनटू स्पीड ऑफ द बोट, देख चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाले केस में कितना आएगा, माइनस एम यू बाई एम प्लस एम, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा था, दूसरा कुछ आ रहा था, देख आंसर चेंज हुआ। मैं फिर से समझाऊं एक बार, फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिंपल है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, बोला मैन जंप्स विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम में हमको इक्वेशंस लिखना होता है, फिर से देखो पूरा रिपीट करा रहा हूँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या इक्वेशंस लिख दिया मैंने, बिल्कुल, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वेशंस लिखने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हम जो स्पीड मेंशन करते हैं ना, सिग्मा एम आई यू आई इक्वल्स टू सिग्मा एम एफ वी एफ, फाइनल स्पीड, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये जो v लिखते हैं ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं इन बॉडीज का, पहला चीज। दूसरा चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन तब करेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब फाइनल यहाँ पे आते हैं, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिए, तो ग्राउंड तो डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे कि मैन जंप्स विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्टली लिख दिए, मैन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया ना, डायरेक्टली लिख दिए, और ये v भी माने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्टली मेरा v आ गया यहाँ से जो आना था, पहला आंसर। दूसरा मैं क्या बोला, मैन जंप्स विद स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड बिफोर जंपिंग, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड बिफोर जंपिंग, तो प्लैंक्स स्पीड बिफोर जंपिंग कितना था रे उसका, 0, तो उसके रेस्पेक्ट में ये u स्पीड से कूदा, मतलब एक तरह से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और कंफ्यूजन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, वो ट्रेन वाला जो एग्जांपल बताया ना आपको, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस माय वेलोसिटी इनसाइड ट्रेन वेक्टोरियली, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बिफोर जंप कितना था, ये वाला टर्म 0 दिया हुआ है, u विथ रिस्पेक्ट, ये कौन सा u दिया, ये तो u दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज अनडाउटेडली u, पर ये किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक का वेलोसिटी क्या लेंगे, तो u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड बिफोर जंपिंग। और तीसरा वाला केस, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, u, तो डायरेक्टली वहां देख u पुट कर दिए थे, और ये प्लैंक का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम माने v, यहाँ से v वही निकल गया जो ये आ रहा था, निकलना भी चाहिए। और तीसरा क्या दिया, u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग, तो ये u किसके रिस्पेक्ट में है, जैसे सपोज आप बोट पे बैठे हुए हो और मैं कूदा, आप बोट पे बैठे हो मेरे को देख रहे हो, सर कूद गए भाड़ में जाए, तो मैं तो कूद रहा हूं, आप बैठे हो पीछे, तो बोला है u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड आफ्टर जंपिंग, मतलब मैं कूद गया और जब पीछे मुड़ के देख रहा हूं तो तुम मेरा जो स्पीड नोटिस कर रहा है ये वो u है, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स स्पीड आफ्टर जंपिंग, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड, तो प्लैंक की स्पीड के हिसाब से मेरा स्पीड दिया आफ्टर जंपिंग। बाप रे, पूरा प्रवचन आई होप समझ में आ गया होगा, अब भी नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा अभी। u with respect to plank speed after jumping, the velocity of man क्या होगा, velocity of man with respect to plank plus the velocity of plank होता है, ये बताया मैं आपको, तो velocity of man with respect to plank तो u दिया ही हुआ है, और velocity of plank after jumping हम मान लेते हैं कैपिटल V है, पॉजिटिव ही मानते हैं, हालांकि पीछे ही जाएगा, पर मैं बार बार कह रहा हूँ सेफ्टी के लिए आप पॉजिटिव V लिखो, आपका V नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली, velocity of man with respect to ground ये आएगा, और ये आना भी चाहिए, आप थोड़ा फील करो, देखो मैंने क्या माना कि प्लैंक v स्पीड से जा रहा है और मेरा स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लैंक इज u, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा स्पीड कितना होगा, u प्लस v, ये जो u दिया है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग, तो मैं u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग, तो आफ्टर जंपिंग मैं मानता हूं प्लैंक का स्पीड v है, इसके रिस्पेक्ट में मेरा प्लस u है, तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, मेरा वेलोसिटी होगा माय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक,
पूरा आराम का था, अब सॉल्व कर ले आंसर। अगर आपको ये समझ में आया तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन कराएंगे अभी फटाफट। बस पूरा इसमें ही थ्योरी पूरा इतना ही था। अपन भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। देखो थ्योरी खत्म। अब ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा, सारे स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगा। तो हम वो सारा प्रॉब्लम्स का फटाफट एक बार एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है देखो, वैल्यूज लेके कर ले, क्या वैल्यूज लेके कर लेते हैं। चलो 10 kg का यहाँ पे एक प्लैंक है, पर्सन इज 20 kg, he jumps with 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहे विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो ये है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक स्पीड आफ्टर जंपिंग। कूदने के बाद प्लैंक का जो स्पीड हो गया ना, उसके हिसाब से पूछा है, दिया हुआ है। स्टार मार्क मार के लिख लो। अगर सिर्फ ये दिया रहा है जंप विथ रेस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो इसका मतलब प्लैंक का कौन सा स्पीड लेंगे, कूदने के बाद वाला। लिख लो, स्टार मार्क मार के बता रहा हूँ, लिख लेना। अगर सिर्फ प्लैंक दिया रहा है तो कूदने के बाद जो प्लैंक का स्पीड है ना, वो लेना है आपको। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको भी चला दें क्या, चलो इसको भी चला लेते हैं। मान लो इनिशियली चल रहा था, ये छोड़ो, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे पहले रेस्ट पे था, दिस वॉज एट रेस्ट, और फिर वो कूदा पागल की तरह। तो आपको बताना है फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ प्लैंक। आपको बताना है फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ प्लैंक। तो क्या करेंगे, देख इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है ना, पी आई इक्वल्स टू पी एफ कर देंगे। तो अपना इनिशियल मोमेंटम कितना, जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे रे? तो देखो 20 kg का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना होगा, 20 इंटू ही जंप्स विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। मैं मानता हूं कूदने के बाद प्लैंक का स्पीड v अगर इधर हो जाए तो इसका स्पीड क्या होगा, कि जंप्स विथ स्पीड विथ 10 वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो ये हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी का स्पीड। ठीक है, अब ये पहला चीज हो गया, प्लस प्लैंक का कितना है, मास इंटू स्पीड 10 इंटू वी। अब ध्यान देना, ये जब मैं ये v लिख रहा हूं तो ये v क्या है, प्लैंक का स्पीड आफ्टर द मैन जंप्स। सो जब सिर्फ ये मेंशन करे आपको कि जंप्स विद 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक का कौन सा स्पीड लेंगे। अरे विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक तो समझना जरूरी है ना, ये दिया हुआ है डेटा मेरे को, पर ये तो समझना पड़ेगा ना कौन सा है। सिर्फ प्लैंक लिखे तो प्लैंक का स्पीड आफ्टर द मैन जंप्स लेना, तो वो ले लिया। और बाय डिफॉल्ट बार बार कह रहा हूँ, सेफ्टी के लिए आप इसको हमेशा प्लस लिया करो, अपना दिमाग मत लगाओ, बस प्लस ले लो, v नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आना रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 0 इक्वल्स टू 200 प्लस 30v, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ गया, -20/3। सिंपल। ठीक है, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 मैं कहता हूं इनिशियली, इसको दौड़ा दो, इनिशियली द सिस्टम वाज से मूविंग विथ, कितना ले लें, इनिशियली सिस्टम वाज मूविंग सपोज विथ 10 मीटर 10, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली मान लो सिस्टम चल भी रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर आदमी पागल की तरह कूद गया। अब आपको बताना है कि क्या फाइनल स्पीड होगा प्लैंक का। ठीक है, बाकी डेटा सेम है, इनिशियली चल रहा था 10, वो ये 10 kg का, वो 20 kg का, और इनिशियली मूव कर रहा है, ऐसे करके सिस्टम चल रहा है। अब आदमी कूदता है, ये डेटा दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लैंक। ठीक है, फटाफट ट्राई करो फिर देख, फटाफट ट्राई करो फिर देख, या आप ट्राई करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं इसी को चेंज करूंगा बाद में। चलो फटाक से देखते हैं क्या होगा। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ लिखेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, 10 + 20 इंटू दिस मच है ना। अरे इनिशियल मोमेंटम कितना है, पूरा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, देख 10 + 20 इंटू 10, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया, राइट राइट। और फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, हम मानते हैं फाइनल इसका स्पीड चेंज हो जाएगा ना, ये कूद जाएगा तो इसका स्पीड तो चेंज होगा नेचुरली, क्योंकि ये इसे कुछ फोर्स लगाएगा। अब कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगा रहा था, अब कंफ्यूज मत होना कि एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं, ये तो कूदा, फोर्स लगा के छोड़ दिया उसको। अब तो उसे फोर्स नहीं लग रहा ना, तो वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये भी अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। फोर्स लगाया इंस्टेंटेनियसली और फिर छूट गया, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं। ओके, तो अब पहले इसका हम मान लेते हैं 10v, मास इंटू स्पीड, इसका हम v पकड़े हुए,
और उसका क्या लिखेंगे 20 का मास इंटू स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। तो स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द स्पीड ऑफ प्लैंक विच हमने माना है, जो हमने माना है राइट साइड 10 से p से जा रहा है। इक्वेशन क्लियर है? ये क्या आ गया 300 इक्वल्स टू 10v प्लस 20v 30v प्लस 200, इसका मतलब 100/30 बोले तो 10/3, ये आ गया स्पीड। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3, यही पार्ट में चेंज कर रहा हूं, देखो अब क्या करना है। अब हम मानते हैं कि 2 आदमी, एक और आदमी ले लो, और ये डेटा वही है कि इनिशियली चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा जंप्स विद 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। यहाँ पे आप एक और आदमी को ले लो, इसका मास ले लो 40 किलो, ठीक है। इनिशियली जो है वो सिस्टम मूव कर रहा है राइट, इनिशियली सिस्टम, थोड़ा फास्ट करते हैं, इनिशियली सिस्टम मूव्स राइट विथ, थोड़ा बड़ा स्पीड ले लो, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है राइट साइड। अब आपको बोला ये A और ये B, ठीक है, तो बोला है फर्स्ट B जंप्स विथ दिस स्पीड, पहले B कूदा, उसके बाद जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, सब ठीक है, ये फर्स्ट दिया हुआ है। सेकंड, देन A जंप्स, then A jumps left with 20 meter per second with respect to plank, फिर A कूदा with respect to plank, तो with respect to plank मतलब B, A के कूदने के बाद plank का जो स्पीड था उसके रेस्पेक्ट में दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हम निकालते हैं फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ plank, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ प्लैंक, चलो फटाफट निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 40 10 20 70 केजी है टोटल मास, और स्पीड दिया है शायद 20, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया सॉरी, इनिशियल मोमेंटम हो गया 1400। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब ये, हाँ फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका 40 + 10, ये तो बचा हुआ रहेगा, ये कूद गया, तो 40 + 10 50 इंटू स्पीड ऑफ प्लैंक मान लेते हैं v1, पहले केस के बाद जब ये कूद गया तो मान लेते हैं स्पीड है v1, ओके, तो 50 v1 और इसका स्पीड कितना लिख दे हम 20 इंटू, इसका स्पीड हम मान लें v1 राइट साइड अभी कूदने के बाद, इसका स्पीड क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा -200 इक्वल्स टू 50 v1 + 20 70 v1, इसका मतलब 1200/70, ये आ गया v1 120/7, घटा गया, 20 से कम है क्या, 20 से कुछ कम है, ज्यादा कम तो नहीं है, पहले 20 से मूव कर रहा था, अभी 120/7 से मूव करेगा, ओके। अब देखो ध्यान से, अभी सिस्टम में क्या क्या बचा, अभी अगर ध्यान से समझे तो सिस्टम में क्या क्या बचा, यहाँ पे एक आदमी है, इसका मास कितना है 40, इसका मास है शायद 10, और ये कितना से मूव कर रहा है, देखो प्लस आया ना, v1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब उधर मूव कर रहा है सिस्टम, तो ढंग से बनाना, कितना से मूव कर रहा है 120/7 मीटर पर सेकंड से। अभी ये आदमी पागल हो गया, ये आदमी कूद गया इधर, ये आदमी इधर कितने से कूदा 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ओके। अब जाहिर सा बात है ये 20 मीटर पर सेकंड से कूदा, मतलब ये इस तरफ कूद रहा है, खैर मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, बेसिकली -20 मीटर पर सेकंड से कूदा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, दिखा दे रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक से वो कूदा, दिया हुआ है कि वो लेफ्ट कूदा। अब फिर से इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इस सिस्टम का, वो आदमी को छोड़ दो, अब इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है 50 इंटू मोमेंटम राइट साइड, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मैं कहता हूं कि जो प्लैंक है ना वो v से जा रहा है फाइनली, तो प्लैंक का जो लिखेंगे वो तो सिंपल 10v प्लस उस आदमी के लिए क्या लिखेंगे देख 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब ध्यान से समझो,
ये आदमी पीछे कूद रहा है 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक का मतलब इस तरफ कूद रहा है, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस लिखेंगे कि माइनस? माइनस लिखेंगे, -20, क्योंकि पीछे कूद रहा है ना वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीछे की तरफ कूद रहा है 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो बैक साइड प्लस द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, आगे की तरफ जा रहा है मान लो v से, तो -20 प्लस v, लॉजिकल भी है। अगर v ज्यादा है उसके कूदने से तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, ठीक है? -20 प्लस v नोट करना। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। अब ये सॉल्व नहीं करने वाला, मैं मर जाऊंगा सॉल्व करते करते। अब सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा यहाँ से v का वो आंसर है, ठीक है? आपको समझ में आया ना? अगर पीछे कूदेगा तो ये माइनस लेना है यहाँ पे, मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ग्राउंड के रिस्पेक्ट लिखेंगे ना आप इसका स्पीड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस प्लस द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और बाकी है कंजर्वेशन का इक्वेशन अपने ढंग से। यहाँ जो v का स्पीड आएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ प्लैंक आफ्टर उसका भी जंप। 4-5 जितना जंप कराना कराते रहिए, बट एसेंशियली कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसा जंपिंग प्रॉब्लम्स हो गया अपना। अब देखो अगर ये जंपिंग प्रॉब्लम्स क्लियर है तो एक और चीज देख फटाक से। मान लो ये कौन सा क्वेश्चन है मैं भूल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा में भी देखो। मान लो ऐसा करके एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने फेंका, स्पीड मैं कहता हूं आपको 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है लेट दिस एंगल भी 45 डिग्री। 45 डिग्री मैंने ऐसा करके फेंका, ठीक है? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी ये टूटता है, टूटता नहीं है, एक्सप्लोड्स, इट एक्सप्लोड्स। और उतना मैं लिख नहीं रहा, फिगर में समझाता हूँ। देखो ऐसा करके आया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो एक्सप्लोड करता है। क्या करता है? एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करता है तो एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट यहीं गिर जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो पूछा है कहाँ गिरेगा। एक पार्ट वर्टिकली नीचे गिर गया, एक्सप्लोड्स, हाफ फॉल्स वर्टिकली डाउन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर हाफ, मतलब बाकी का आधा कहाँ गिरेगा ये बताना है आपको। थोड़ा सा सोचो क्या ये क्या करेंगे इसमें? कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वर्टिकल तो ऑफ कोर्स ग्रेविटी लग रहा है तो कुछ भी कंजर्व नहीं है। वर्टिकल जो लीनियर मोमेंटम है वर्टिकल तो कंजर्व नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, 100% एक्सटर्नल फोर्स आ गया पिक्चर में। पर क्या हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, वो सोचना है आपको फटाक से। हॉरिजॉन्टली कंजर्व करा सकते कि नहीं करा सकते ये सोचना है, ठीक है? तो क्या करते हैं देखो, और एक और चीज ले लेते हैं, एक बार देख लो, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं आपको। इसका मास भी ले लेते हैं, चलो 1 किलो 2 किलो मास। टोटल मास कितना ले लिया बॉम्ब का? 3 kg। अब मैं कह रहा हूँ 1 kg वाला पार्ट यहाँ पे गिरा, 2 kg वाला कहाँ गिरेगा आपको बताना है। अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी फोर्स तो लग नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब जब बॉम्ब एक्सप्लोड किया, सारा का सारा इंटरनल फोर्सेस है, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एज इट इज जहां गिरना था वहीं गिरेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी फोर्स लग रहा है क्या? एफ एक्सटर्नल तो है नहीं, इसका मतलब कॉम विल फॉलो, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो एन अनअफेक्टेड पाथ, कॉम विल फॉलो एन अनअफेक्टेड पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो ये समझ में आ गया होगा? एक्स के अलोंग कोई भी नेट फोर्स तो लग ही नहीं रहा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स के अलोंग जो भी मोशन है वो तो चेंज नहीं होगा। और कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का। सेंटर ऑफ मास एक्स के अलोंग कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करेगा, और वो करेगा भी। ये जो ब्लास्ट हुआ कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास अगर ये चिपका हुआ होता तो सेंटर ऑफ मास ऐसा ही करके आके यहाँ पे गिरता, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहाँ पे रहेगा। एक पार्ट अगर यहाँ पे है तो दूसरा पार्ट और आगे जाके गिरा होगा, सपोज यहाँ पे कहीं। और ये वाला पार्ट कौन सा था? ये 2 kg वाला यहाँ पे गिरा दिया गया। अच्छा 2 kg वाला यहाँ पे गिरा है तो 1 kg वाला सपोज यहाँ पे गिरा। आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, ये तो हाफ होगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से वर्टिकली नीचे गिरा है, हाईएस्ट पॉइंट एक्सप्लोड्स, हाफ फॉल्स, हाफ नहीं, ये 1 kg वाला पार्ट लिख लो,
2 kg वाला है शायद, तो 2 kg फॉल्स वर्टिकली डाउन, फाइंड वेयर द अदर हाफ विल फॉल। ठीक है, फटाक से कर सकते हैं। देख सबसे पहले तो रेंज निकालते हैं कि वही कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। अब एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, फिर देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर बोले तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 90 डिग्री बाई जी बोले तो 10, तो ये कितना आ गया 20 मीटर क्या है रेंज, मतलब दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 10 x, हाँ 10,0, इसका कोऑर्डिनेट है 20,0, इसका मैं मान लेता हूँ x,0। ठीक है, तो 20 सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब x कितना आ गया 60 माइनस 20, 40 मीटर। सिंपल। पर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन तो सिंपल था, पर कंसेप्चुअली अगर आपको ये पूछता तो आपको समझ में आना चाहिए था कि सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को एम्फेसाइज करो कि जो पॉइंट बोल रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट व्हेन आई एम सीइंग दैट एक्सटर्नल फोर्सेस किसी सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग, और मेरे को वेलोसिटी पूछा है या किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इट माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां या तो मैं पहला फॉर्मेट यूज करूं ये वाला m1 x1 वाला, क्योंकि हम वही यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज नहीं किया हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे उसका स्पीड क्या हुआ होगा, आप सपोज ये पहला आप कंजर्वेशन देख, ये मान लो पहला क्वेश्चन पूछे कि उसका पोजीशन बता पाए, कौन सा फॉर्मेट यूज किए, सेंटर ऑफ मास अनचेंज वाला फॉर्मेट वही यूज किए। आप सिग्मा mx करके भी कर सकते थे, सिग्मा mx करके भी कर सकते थे, पर उसके इसमें क्या आता, उसका यहां से दूरी आता उसका वहां से सिग्मा mx इक्वल्स टू 0 अगर करते तो इसका डिस्टेंस कहां से आता है, यहां से। ठीक है, कर सकते थे ना, 20 आया और इसका डिस्टेंस 40 आया यहां से। ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, सिग्मा mx करके कर सकते हैं। हालांकि एसेंशियल पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं होगा, तो हमने ऐसे कर लिया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद 1/√2, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, आपको बोलता है उसका स्पीड बताओ। एक पार्ट तो वर्टिकली गिर गया, उसका स्पीड बताओ। कर सकते हैं फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है 3 इंटू 10, और फाइनल मोमेंटम कितना है इसका तो 0 हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ध्यान देना, हॉरिजॉन्टली मोमेंटम 0 है इसका, तो ये तो नीचे गिर गया, और उसका कितना हो जाएगा 1 इंटू सपोज उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहां पे v है, तो वो कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मेरे को एक सेकंड चेक कर रहा हूँ, तो ये मेथड काम करना चाहिए, आप बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। सिग्मा mx 0 आना चाहिए, इसका मतलब अगर हम बात करें 2 kg का, तो सेंटर ऑफ मास से कितना पीछे गिरा है r/2, तो 2 इंटू इसका वो पीछे की तरफ गया है r/2, और वो है 1, तो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आना चाहिए r, तो देयरफॉर by the total mass and this should be at r, this is 20 meter right, 20 equals to उसका कोऑर्डिनेट यहाँ से लेंगे प्लस इसका कोऑर्डिनेट 10 इंटू 2 बाई द टोटल मास इज 3, 60 माइनस 20, एक्चुअली वो 40 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो 20 है ना, समथिंग इज रेंज कितना आया u स्क्वायर 100 इंटू 2 200, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दैट इज 10, 10 इंटू 2 20, तो रेंज तो 20 सही है, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, so that is equals to m1 x1, ये 20 पे गिरेगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 40, तो अगर मैं ऐसे चेक करूं तो m1 x2 प्लस बाई 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 20, सही है। और यहाँ से अगर मैं लगाऊं तो मास इनटू सेंटर ऑफ मास से वो राइट कितना डिस्प्लेस हुआ वो मेरे को निकालना है, सो 1 इंटू सेंटर ऑफ मास से सपोज x डिस्प्लेस हुआ, और वो कितना डिस्प्लेस हुआ r/2,
तो 2 इंटू माइनस ऑफ r/2, तो x आ रहा है रेंज के बराबर, सेंटर ऑफ ये कितना आ रहा है 40, हाँ ठीक ही तो है, x आ रहा है ना r, इसका मतलब ये x क्या है रेंज के बराबर, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना 1 kg का फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास वो रेंज के इक्वल आएगा। इसका मतलब रेंज कितना निकला था 20 और ये निकलेगा 20, तो कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 40, ठीक ही है वो। पर आपको दिमाग लगाना है कि आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे या ये फॉर्मेट, कैसे भी करके कर सकते हैं, कुछ गलती नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो दिस वाज वन थिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, आई थॉट सम कैलकुलेशन मिस्टेक इज देयर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ऐसे करके एक और सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता था कि मान लो बस इसी का एक छोटा सा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो, सेम चीज दे रहा हूँ 1 2 और ऐसा करके है, यहाँ पे है ओके ये तो खैर इसको सब मिटाओ। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जब एक्सप्लोड किया, वो तो मैं लिख दिया ना, यहाँ पे जब एक्सप्लोड किया तो वन पार्ट 1 kg 2 kg से 1 kg वापस आ जाता है, 1 kg वापस यहीं पे आ जाएगा, एक्सप्लोड किया 1 kg वापस यहीं आ जाएगा। अब बताना है 2 kg कहाँ जाएगा, x ऑफ 2 kg क्या होगा वो आपको बताना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एक्सप्लोड किया तो 1 kg वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। चलो अब ट्राई करो फटाक से, चलो देखो सॉल्यूशन फटाक से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब एक्सप्लोड करेगा तो फिर से सेंटर ऑफ मास का तो पाथ ऐसा ही रहेगा जैसा रहना चाहिए था, और ये वापस आ गया तो ये कहाँ जाएगा, सपोज यहाँ पे कहीं आके गिर रहा है, कोऑर्डिनेट है x और ये कितना आया था मेरा 20 मीटर, ठीक है। फिर से मैं क्या लिख दूंगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वो 2 kg उधर गया तो 2x और इसका 1 kg कंट्रीब्यूशन तो कुछ है ही नहीं, बाय द टोटल मास इज 3, so what does this mean, x कितना आएगा 30 मीटर, 60/2 इज 30, सही है ना। 1 kg यहाँ पे आ गया वापस, मैं बोल रहा हूँ, और 2 kg आगे गया तो 2 kg कोऑर्डिनेट आया 30 मीटर, ठीक है। ऐसा करके सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर वही स्पीड पूछता ऊपर में तो निकाल देते यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So these are kind of projectile type problems are also asked. Now let us come to some miscellaneous problems, just let me check once at a time, ठीक है। we'll quickly cover some of the miscellaneous problems, अच्छे क्वेश्चंस कुछ कुछ, से फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यह है 4 kg एंड दिस इज मास 1 kg, सब कुछ स्मूथ है और इसको यहाँ से रिलीज, दिस इज रिलीज फ्रॉम हियर, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी। मैं कुछ नहीं हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी, सब स्मूथ है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, और ये हाइट दिया है 10 मीटर, कहां तक का, यहां तक का, ये बेस तक का हाइट 10 मीटर दिया है, 1 kg 4 kg, एवरीथिंग इज गिवन, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आपके शीट में दिया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, एडवांस के WP शीट में दिया हुआ है, जिसको हम वर्क पर एनर्जी करेंगे, पर अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको मैं पहले डेटा लिख देता हूँ, 3 kg 2 kg 1 kg, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 और यहाँ पे 0, मतलब बेसिकली ये वाला स्मूथ है। ध्यान रखें, वेरी गुड क्वेश्चन। बोला है कि ऊपर वाले को एक इम्पल्स दिए, मतलब मारे, टॉप वाले ब्लॉक को एक थप्पड़ मारे, 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है। आपको बोला है फाइंड टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आप खुद से ट्राई करो, इस चैप्टर का क्वेश्चन है वो, पर इसको ये वाले कॉन्सेप्ट्स के मदद से काफी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन NLM का क्वेश्चन है, ये है सपोज √3m, दिस इज 45 डिग्री, यहां से ऐसे करके जाता है, एंड हियर इज अनदर पुली लाइक दिस, छोटा सा एक पुली है और यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड है, और यहाँ पे लगा दिए हैं, दिस इज √2m, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिस इज √3m, दिस इज √2m, पुली उली लगा दिए हैं, और आपको बोला है थीटा, इसका मास है 4 kg, और इसका मास दिया हुआ है √3m kg, या आप √3m क्या ले लो, √3 kg ले लेते हैं इसका मास, और इसका मास ले लेते हैं √2 kg। आपको बोला फाइंड, सारा सरफेस स्मूथ है, ठीक है, ये भी स्मूथ है,
ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। फाइंड थीटा सच दैट 4 kg स्टेज एट रेस्ट, सच दैट 4 kg स्टेज एट रेस्ट। अब ट्राई करो। ये 3 क्वेश्चंस कराने का मेरा पर्पज ये है। पहला क्वेश्चन कराने का पर्पज ये आपको समझाना कि जो पिछले चैप्टर से हमने पढ़ा है उसका इक्वेशंस आपको मिलाना आना चाहिए। जैसे जैसे हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो सर्कुलर का इक्वेशन वहां लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? लगा रहे थे। इसका मतलब एज विल प्रोसीड अहेड जो पहले के चैप्टर्स हैं उनके इक्वेशंस हमको यूज करने रिसेंट के चैप्टर्स में आने चाहिए। तो वैसे यहाँ पे दो तीन इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा फ्रॉम द चैप्टर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर हैंड। जो सेकंड क्वेश्चन कराने का पर्पज है वो ये है कि स्मार्टली सॉल्व करना। दिखने में लगेगा फ्रिक्शन विक्शन है बट मे बी सेंटर ऑफ मास अगर आप यूज कर पाए, अगर यूज होता है देन इट रिड्यूसेस आवर कैलकुलेशंस कंसिडरेबली। थर्ड क्वेश्चन अगेन दीज आर टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखने से लगता नहीं पर होगा, आप ट्राई करो। चलो फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फाइनल स्पीड। तो फाइनल क्या होगा, ये नीचे आएगा तो कुछ नहीं होगा, पर जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको पीछे की तरफ नॉर्मल लगाएगा तो ये पीछे जाएगा। और फाइनल स्पीड का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे आ गया, ये तो स्मूथ है, जब नीचे आने के बाद तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा इसका, पर ये पीछे जा रहा होगा उस समय, इसको धक्का लगाएगा ना तो ये पीछे जाएगा, यहाँ पे धक्का लगाना स्टार्ट करेगा और ये आगे आ रहा है। इसका स्पीड मान लेता हूँ मैं v1, इसका स्पीड मान लेता हूँ v2। अगर आप ध्यान से देखें सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल है एक दूसरे पे, हॉरिजॉन्टल में कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका मास 1 kg। इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1v1, वो पीछे जा रहा है तो हम लिख रहे हैं माइनस, इसका मास 4v2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लिखे, एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या, इनिशियल एनर्जी कितना है, इसको ग्राउंड लेवल u0, इनिशियल एनर्जी कितना mgh, सो दिस इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये तो ग्राउंड पे आ गया, फाइनल एनर्जी ये तो ग्राउंड पे आ गया ना। अब इसका एनर्जी मत लिख लेना, 4 kg का एनर्जी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इधर भी लिखेंगे, अगर आपको लिखना ही है कसम खा लिए लिखेंगे तो mgh, और राइट साइड भी आएगा वो mgh, तो वो कैसे भी कैंसिल होगा, वो लिखना नहीं है आपको, सिर्फ छोटू वाले का लिखना है mgh। ये समझ में आया मैं क्या बोला? अब इसका पोटेंशियल एनर्जी लेके कंफ्यूज मत होना, आप लिख सकते हो mgh, पर जब फाइनल एनर्जी लिखेंगे, जब ये मूव कर रहा है, सिचुएशन ऐसा हो गया, मान लो ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो भी दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस दोनों का पोटेंशियल लिखेंगे। तो इसका पोटेंशियल तो लिखेंगे ही नहीं, जीरो, ग्राउंड पे आ गया। इसका क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, तो ये और ये वैसे भी कैंसिल होगा, तो लिखने का जरूरत भी नहीं। ऐसे चीजों का नहीं लिखें तो अच्छा है क्योंकि वो दोनों साइड इक्वेशन में आते हैं, कट जाते हैं। तो सीधे सीधे mgh इक्वल्स टू फाइनल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा कितना, हाफ m v1 स्क्वायर और इसका हाफ m v2 स्क्वायर, बस इक्वेशन दो वेरिएबल, 200 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2 तो उधर चला गया 4v2 स्क्वायर। यहाँ से आई होप आप कर पाएंगे, v1 इक्वल्स टू 4v2, बस ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आप सॉल्व कर लियो पुट करके, v1 v2 दोनों निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से दिया और छोड़ दिया, गिवन एंड लेफ्ट, एक झापड़ मार के छोड़ दिए, जस्ट गिवन एंड लेफ्ट। अब क्या होगा, ये तो स्मूथ है, आपको क्वेश्चन मतलब फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, वर्क एनर्जी हम लगा सकते हैं क्या, लगाना ही पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऐसे तो प्राण निकल जाएगा देख के, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट निकाल के, बहुत दिक्कत वाला काम है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, वर्क डन बाय ऑल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, दैट इज kf माइनस ki। तो फाइनल ये kf क्या है और ये ki क्या है, ki तो दिख रहा है मेरे को हाफ m v स्क्वायर, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है हाफ m v स्क्वायर। ये kf क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ इसको फटाक से मारूं और ये ब्लॉक्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, गिरेगा नहीं कभी, ये इससे नीचे नहीं गिरेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है सर, तो क्या होगा एक समय पे, इसको मैंने धक्का दिया ना तो ये तो स्लिप करना स्टार्ट किया, ये जब स्लिप करना स्टार्ट किया तो साइमल्टेनियसली 2 kg भी आगे जाएगा, साइमल्टेनियसली 1 kg भी आगे जाएगा। एक सफिशिएंट टाइम के बाद तीनों एक साथ मूव करेंगे, करेक्ट, एक सफिशिएंट टाइम के बाद तीनों एक साथ मूव करेंगे। एग्री करते हैं आप इस बात को, क्योंकि फ्रिक्शन कभी ना कभी तो रिलेटिव रेस्ट मतलब रिलेटिव मोशन को जीरो करेगा ही करेगा, ये तो श्योर है। आफ्टर सफिशिएंट टाइम फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को नलिफाई करेगा ही ना। तो मैं तो कहता हूं, मान लो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम फाइनल स्पीड हो गया सबका, पूरे सिस्टम का v, ठीक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ पूरा सिस्टम का स्पीड इंटू v स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना, हाफ m सिर्फ 3 का है, सिर्फ वो स्पीड है 10 स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बहुत आसानी से निकाल सकता हूं अगर मेरे को ये v पता है। अब अगर ये v नहीं पता है, अब ये v कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का दो तरीका है, एक आप फ्रिक्शन लगाओ,
फ्रिक्शन प्लस काइनेमेटिक्स लगा के बिल्कुल निकाल सकते हैं, लगा के निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे करेंगे ये मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें ये जो एडवांस शीट का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन में आप देखना वैसे करके किया है मैंने, ताकि आप वो तरीका भी समझो कि आपको फ्रिक्शन और एनएलएम की मदद से भी करना आना चाहिए। पर दूसरा तरीका है, इसको लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखो ये तो स्मूथ है ना, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे? 0। ये तो इंटरनल फोर्सेस है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है और फाइनल मोमेंटम कितना होगा जब सब साथ साथ चल रहे हैं? तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से डायरेक्ट आ गया, देख स्पीड आ गया 5, पुट कर दो, आपका वर्क डन में फ्रिक्शन आंसर आएगा -75 जूल्स। मोस्टली यही आना चाहिए, 100 50 -150 और ये आएगा हाँ 175 आंसर आएगा। ठीक है, स्मार्ट मेथड। थर्ड आइए, फाइंड थीटा सच दैट 4 kg स्टेज एट रेस्ट। अब 4 kg स्टेज एट रेस्ट, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 4 kg का, बना के दिखाता हूँ, जान निकल जाएगा। यहाँ ऐसे टेंशन ऐसे, ऊपर से टेंशन ऐसे, इधर से टेंशन ऐसे, ये सब टेंशन टी है। और यहाँ पे 2 टेंशन लग रहा है ना, ये 2 टेंशन लग रहा है, तो दोनों का टेंशन 2T बना है। सब ब्लॉक पे ही लग रहा है, वेज इसी पे लगेगा, वेज पे। और ये थीटा और ये 45 डिग्री। अब ध्यान से देख, ये भी एक नॉर्मल लगाएगा, ये वाला, और कुछ फोर्स तो नहीं छूट रहा, और इसका खुद का एक mg और एक नॉर्मल, इतना सारा फोर्सेज है। अब बैलेंस करते रहो। अगर आप बैलेंस करेंगे कि आप सोचेंगे यहाँ का फोर्सेज यहाँ का फोर्सेज बैलेंस कराऊंगा, तो बैलेंस करके देख लो, प्राण निकल जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट बहुत लेंथी इक्वेशन आता है क्योंकि मैंने किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका, पहले वो रेस्ट पे है क्या? अगर हम सिस्टम को ऐसे करके छोड़े तो वो रेस्ट पे रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। छोड़ने के बाद भी रेस्ट पे रहना चाहिए, ये छोड़ने के बाद भी वो रेस्ट पे रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कुछ नहीं लग रहा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आने वाला है नहीं। सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा। 4 kg तो वैसे भी नहीं चल रहा, तो 4 kg का सेंटर ऑफ मास वैसे भी हिल नहीं रहा। पर ये दोनों चलेंगे बिल्कुल, ये नीचे आएगा और ये इधर आएगा। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टली, सेंटर ऑफ मास एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देख, अगर 3 kg में मानता हूं, ध्यान से देखो, 3 kg में मानता हूं यहां आया x, ये x नीचे आया ऐसे, तो कंस्टेंट मोशन से समझ में आ रहा है कि ये भी x नीचे आएगा ऐसे। ध्यान से देखो, ये अगर नीचे आता है x और ये एंगल है आपका 45 डिग्री, और यहाँ पे है √2 kg और ये √3, तो ये भी नीचे ही जाएगा x से। अरे डायरेक्ट अटैच है ना ऐसे करके, तो ये नीचे जितना जाएगा ये उधर उतना ही जाएगा, तो ये इधर x आ गया और ये एंगल थीटा। अच्छा, x के अलोंग मेरे को देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस √3 का। इस √3 का x के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? माइनस मास इनटू x cos 45, है ना, मास इनटू ये दूरी, x के अलोंग कितना हुआ? x cos 45 प्लस इस रूट ये वाला मास का कितना हुआ? x के अलोंग हुआ x cos थीटा, ये वाला x cos थीटा, और 4 kg का जहां तक बात है इसका, वो तो मूव ही नहीं किया, बट दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है? √3/2 इक्वल्स टू √2 cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ गया? √3/2, इसका मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब अगर यही क्वेश्चन एनएलएम से करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इट विल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो देयरफॉर देयर आर मेनी गुड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, सो इन बेसिकली ये मोशन ऑफ बॉडी अंडर नॉन एक्सटर्नल फोर्सेस इज बेसिकली ओवर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्वेश्चंस। दो फॉर्मेट सीखे, सिग्मा mx इक्वल्स टू 0 या फिर प्रोजेक्टाइल टाइप में कैसे भी कर सकते हैं आप। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन, दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे दूसरा वैरायटी, तीसरा मिसलिनियस वैरायटीज वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या यूज करना है। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप ये बेसिक फॉर्मेट्स क्लियर है आपको, ढंग से सेट कर ले दिमाग में। ठीक है, विल एंड हियर। हरे कृष्ण।